हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने डिटेल में जो है देखा हुआ था, कुछ डिजीज़ के बारे में देखा हुआ था। फिर उसके बाद जो है एक टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने एड्स के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैंसर के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। इम्यूनिटी के बारे में भी देखा हुआ था हम लोगों ने। और आज हमारा जो है ड्रग्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। कि इसका जो है हमारी फिजियोलॉजी या फिर हमारे बॉडी पे, हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है इनका अब्यूज़ करने से, ठीक है। इनका अब्यूज़ करने से क्या दुष्प्रभाव होता है, उसके बारे में जो है आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर, ठीक है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो ड्रग्स है, ड्रग्स का मतलब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। ड्रग्स का मतलब ही समझना सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट है। कैसे? देखिए, ड्रग्स का मतलब क्या होता है। ड्रग्स, देखो यहाँ पर ड्रग्स का मतलब सीधा वो नशीली दवाएं जो होती है मार्केट में, सीधा वही मतलब नहीं होता है। ड्रग्स का मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को अल्टर कर रहे हों, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को वो किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर रहे हो, अच्छे तरीके से प्रभावित कर रहे हो, बुरे तरीके से प्रभावित कर रहे हो, वो कोई भी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे भाई हम लोग बहुत सारी दवाएं खाते हैं, तो जैसे हेल्थ के लिए, जैसे बुखार हो गया उसकी दवा खाते हैं, सर दर्द दे रहा है, या फिर बहुत सारी बीमारियों के लिए जो है हम लोग अलग अलग टाइप्स की दवाएं लेते हैं, ठीक है। तो अब वो सब नुकसान थोड़ी कर रही हैं, वो सब तो फायदा ही कर रही ना है। क्या वो लोग, वो चीज़ें भी क्या है, वो केमिकल ही हैं। अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल से बने हुए अलग अलग टाइप ऑफ मेडिसिन होते हैं। तो मेडिसिन भी क्या है, ड्रग ही है। मेडिसिन भी क्या है, एक प्रकार का ड्रग ही है। ड्रग का सिंपल सा मतलब ही ये होता है कि ड्रग का मतलब क्या है कि ऐसे मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को वो अल्टर करते हैं, ठीक है। अब जो दवाएं हम लोग खाते हैं वो पॉजिटिव तरीके से अल्टर करती हैं, और कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को वो नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ऐसी दवाएं या फिर ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी को बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं, उनको यहाँ पर जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि वो ड्रग्स हैं और जो हम मेडिसिन लेते हैं वो ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। बस एक कह सकते हैं एक गुड ड्रग है, एक बैड ड्रग है, ठीक है। जो बैड ड्रग होगा उसके बारे में जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो बैड ड्रग्स है उसके बारे में जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। देखते हैं कि अब जो नेगेटिव ड्रग्स है, ठीक है, या फिर जो बैड ड्रग्स हैं, अगर उसकी बात करें हम लोग, अगर उसकी बात करते हैं हम लोग, तो देखिए क्या बताना चाह रहा है, कह रहा है उनका अगर अब्यूज़ किया जा रहा है, जो नेगेटिव ड्रग्स हैं या फिर जो बैड ड्रग्स हैं, अगर उनका अब्यूज़ किया जा रहा है, अगर उनका अब्यूज़ किया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, कह रहा है कि ड्रग्स जो है उनका यूज़ किया जाए पर्पस अदर देन, मतलब अदर देन नॉर्मल क्लिनिकल यूज़। मतलब हमारा जो अभी हमने आपको बताया कि मतलब केमिकल्स या फिर दवाएं उनका इस्तेमाल अदर देन केमिकल यूज़ के लिए किया जाए अगर, ठीक है, अदर देन केमिकल यूज़ के लिए किया जाए। मतलब क्लिनिकल यूज़ का मतलब क्या हो गया कि भाई जो डॉक्टर्स हमको प्रिस्क्राइब करते हैं दर्द के लिए, बीमारी के लिए जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो तो क्लिनिकल यूज़ हो गया, ठीक है। अगर इन सब क्लिनिकल यूज़ के अलावा किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इन सब केमिकल का इस्तेमाल किया जाए या फिर इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, कैसे? इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा में। मान लीजिए कोई ऐसी दवा है जो आपको मतलब नींद के लिए, किसी को नींद नहीं आता होगा, वो डॉक्टर उनको जो है दवा दे देता है कि हाँ चलो ठीक है तुमको नींद आ जाएगा। अब तुम पता लगा वही यूज़ कर रहे हो, ढेर सारी दवा खा खा करके 24-24 घंटे सो ही रहे हो, नशे में ही रह रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया ना। मतलब उसकी क्वांटिटी का अगर उसका जो है ज़्यादा इस्तेमाल करने लगो, गलत इस्तेमाल करने लगो, उसमें फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। क्वांटिटी में तो चलो ठीक है कि एक टैबलेट बोला था आप 4 टैबलेट खा रहे हो, ये तो क्वांटिटी में हो गया, कंसंट्रेशन में हो गया। फ्रीक्वेंसी में उसने बोला था कि 24 घंटे में एक बार लेना है, आप 24 घंटे में 4 बार ले रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी में भी अगर उसका अब्यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विच इम्पेयर्स फिजिकल, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर फिजिकली और फिजियोलॉजिकल, मतलब हमारी बॉडी की इंटरनल फिजियोलॉजी में, मतलब जो फंक्शनिंग होती है, मतलब बनावट में जो है प्रभाव डालेगा, मतलब स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, ठीक है। उसके साथ में हमारे बॉडी की फंक्शनिंग को भी प्रभावित करेगा। एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब अब बताओ,
मान लो हमारे कोई इंटरनल ऑर्गन को डैमेज किया तो इंटरनल ऑर्गन का फंक्शन भी डैमेज होगा। अब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन डैमेज होगा तो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन क्या होगा, प्रभावित होगा ना। तो वही कह रहा है कि व्हेन ड्रग्स आर यूज्ड फॉर अ पर्पस अदर देन नॉर्मल क्लिनिकल यूज, नॉर्मल क्लिनिकल यूज के अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए अगर कोई केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, कोई ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे, इन कंसंट्रेशन और फ्रीक्वेंसी, कंसंट्रेशन में भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी में भी हो सकता है। कंसंट्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो भी गलत है। फ्रीक्वेंसी में 2 डोज लेना था आप 4 डोज ले रहे हो तो भी दिक्कत है, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल, आपकी बॉडी की बनावट में प्रभाव आता है, दुष्प्रभाव आता है, और आपके बॉडी के ऑर्गन के फंक्शनिंग में दुष्प्रभाव आता है, और जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में दुष्प्रभाव आता है। ये होता है ड्रग अब्यूज़। ये क्या होता है, ड्रग अब्यूज़। मतलब कोई दवा का, कोई केमिकल का आप मतलब बुरे तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज़। ठीक है, आगे देखते हैं अलग अलग टाइप ऑफ ड्रग्स देखते हैं जिसका हम लोग मतलब जिसका जो है लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं, जिसका मतलब कह सकते हैं गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहला केमिकल आता है हमारा ओपियोइड ड्रग। क्या आता है, ओपियोइड ड्रग, जिसको जो है निकाला जाता है ओपियम पॉपी नाम के प्लांट से। ओपियम पॉपी नाम के प्लांट से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ओपियोइड ड्रग के अंदर जो है अलग अलग टाइप ऑफ ड्रग्स आते हैं। जैसे कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, अगर इसको हम लोग देखें तो एक मॉर्फिन होता है, दूसरा स्मैक होता है, स्मैक, या फिर इसी को हम लोग हेरोइन बोलते हैं। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, हाँ नाम तो सुना ही होगा, हेरोइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हीरोइन नहीं है कि मूवी के अंदर जो एक्ट्रेस काम करती है, यहाँ पर हीरोइन ड्रग्स की बात करी जा रही है। आप लोग मूवी में देखा होगा बहुत सारे ऐसे मूवीज़ होती है जिसमें ड्रग, नारकोटिक्स वगैरह के बारे में बात करी जाती है। ठीक है, पुलिस वालों ने जो है इतना किलो कोकेन पकड़ लिया, ड्रग्स पकड़ लिया, हेरोइन पकड़ लिया, ऐसा सुनता होगा, सुनते होंगे आप लोग। ठीक है, तो वही हीरोइन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मॉर्फिन हो गया, स्मैक जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको हेरोइन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मॉर्फिन और स्मैक अलग अलग है। ठीक है, लेकिन स्मैक और हेरोइन क्या है, कॉमन, मतलब दोनों का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। ठीक है, तो कह रहा है इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, कहाँ से निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात तो भाई मॉर्फिन ही निकाला जाता है। मॉर्फिन क्या होता है, कह सकते हैं ये रूट केमिकल होता है, या फिर कह सकते हैं मेन केमिकल है, या फिर प्राइमरी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको जो है निकाला जाता है कहाँ से, लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है, लैटेक्स कह सकते हैं मिल्की सब्सटेंस होता है, मिल्की सब्सटेंस होता है जो कि अनराइपन पॉपी प्लांट से, पॉपी मतलब ओपियम पॉपी प्लांट, ओपियम पॉपी प्लांट होता है। ठीक है, उसका जो फ्रूट बनता है, फ्लावर जो होता है, उसके ऊपर ऐसे कट लगा दिया जाता है। ठीक है, कट लगाने की वजह से जो है उसमें से ऐसा मिल्की सब्सटेंस रिलीज होता है, वही होता है उसका लैटेक्स। उसको जो है निकाल लिया जाता है, फिर उसको पका करके जो है उससे मॉर्फिन निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी ओपियम पॉपी प्लांट जो होता है इसका जो है बोटेनिकल नेम होता है पैपावर सोमेनिफेरम। क्या नाम होता है, पैपावर सोमेनिफेरम। तो आपको दोनों नाम याद रखना, ओपियम पॉपी या फिर पॉपी प्लांट, या फिर इसको जो है इसका बोटेनिकल नेम होता है पैपावर सोमेनिफेरम। तो पैपावर सोमेनिफेरम से जो है पहले निकाला जाता है मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन निकाला जाता है, फिर उससे बनाया जाता है हेरोइन। हेरोइन कैसे बनाया जाता है, बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का जो है एसिटाइलेशन किया जाता है। ठीक है, एसिटाइलेशन किया जाता है, जिसकी वजह से जो है, जिससे जो है मॉर्फिन बना दिया जाता, सॉरी हेरोइन बना दिया जाता है। मॉर्फिन को हेरोइन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसिटाइलेशन। ठीक है, अब केमिकल स्ट्रक्चर और नेम की बात करें। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर और नेम की बात करते हैं हेरोइन का। तो हेरोइन का जो केमिकल नेम होता है ना, वो नाम होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या नाम होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन नाम होता है। अब ये होता कैसे है, ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, पाउडर के जैसा व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, बीटर होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। क्रिस्टलाइन मतलब ऐसा पाउडरी फॉर्म में होगा, ऐसे क्रिस्टल के जैसा। ये तो मतलब रेड बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे कह सकते हैं व्हाइट पाउडर के जैसा होगा, क्रिस्टलाइन होता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे नमक, नमक जानते हैं ना आप लोग, नमक जैसा कह सकते हैं आप लोग, नमक जैसा होता है। ठीक है, ये होता है हीरोइन। ठीक है, हेरोइन, हेरोइन, हीरोइन नहीं, हेरोइन, हेरोइन। ठीक है, आगे देखें, अगर हम लोग रिसेप्टर की बात करते हैं तो जब इसको हम लोग लेते हैं, इनटेक करते हैं, जो भी पर्सन इसको इनटेक करते होंगे, तो वो बॉडी में जो है जा करके रिसीव कहाँ पर होता है, कहाँ पर इसके रिसेप्टर्स लगे होते हैं, कहाँ पर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर उसकी बात करते हैं तो ये जो है इसके रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में,
हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और उसके साथ में कहाँ पर होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीआईटी बोलते हैं, और ऊपर ये सीएनएस में होता है, या फिर जीआईटी मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो हमारा कह सकते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, वहां पर इसके रिसेप्टर्स हो सकते हैं, या फिर हमारे ब्रेन में हो सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकते हैं इसके रिसेप्टर्स। रूट की बात करते हैं, कहाँ से इसको लिया जाता है, इंटेक कैसे किया जाता है, तो स्नॉटिंग से इंटेक किया जा सकता है, या फिर इंजेक्शन से। स्नॉटिंग मतलब ऐसे देखा होगा आप लोगों ने मूवी में, नाक से खींचते हैं, ठीक है, नाक से खींचते हैं, तो स्नॉटिंग से उसको जो है उसको बोलते हैं स्नॉटिंग। या फिर इंजेक्शन से भी, इंजेक्शन नीडल में जो है घोल करके, नीडल से जो है आप देखते होंगे मूवीज वगैरह में कि नीडल से भी उसको इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में। अब इसका एक्शन क्या होता है, या फिर हमारी बॉडी में इसका प्रभाव क्या होता है, उसकी बात करते हैं। ये साइकोट्रॉपिक होता है। साइकोट्रॉपिक मतलब होता है मूड को अल्टर कर देना, मूड को अल्टर कर देना, या फिर अग्रेसिव कर देना, या फिर कह सकते हैं कि मदहोशी ला देना, ठीक है, इसको कह सकते हैं। अग्रेसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाओगे, एकदम एक्टिव हो जाओगे, ऐसा कर देगा, या फिर मदहोश कर देगा, इसको बोलते हैं साइकोट्रॉपिक। साइकोट्रॉपिक मतलब मूड अल्टरिंग ड्रग, मूड को ही एकदम से बदल देगा, जिस मूड में रहेंगे आप उस मूड को बदल देगा, ठीक है। अब इसमें और क्या करता है, ये सेडेटिव के रूप में भी काम करता है। सेडेटिव मतलब मान लो कोई पेशेंट है, उसको जो है ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पर उसको मॉर्फिन दिया जा सकता है, ठीक है, क्या दिया जा सकता है, मॉर्फिन दिया जा सकता है। और वहाँ पर देखो, वहाँ पर मॉर्फिन का क्या यूज हो रहा है, क्लिनिकल यूज हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर सही यूज हो रहा है कि भाई उसको दिया जाएगा पेशेंट को, ताकि वो बेहोश हो जाए और उसका ऑपरेशन किया जा सके आसानी से। लेकिन अब तुम मॉर्फिन लेकर के घर में जाकर के रोज संजा सुबेरे खा रहे हो, पी रहे हो, तब वो जो है भाई क्लिनिकल यूज नहीं है, तुम अपने मन से चापे पड़े हुए हो, तो ये तो गलत बात हो गया ना भाई, तब तो वो गलत यूज हो रहा है, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर के लिए यूज किया जाता है। ट्रैंकुलाइजर मतलब होता है दर्द निवारक के रूप में, ठीक है। मान लो ऑपरेशन हो गया, दर्द होगा, ऑब्वियस बात है भाई, ऑर्गन में ऑपरेशन हुआ है तो दर्द होगा, एक चीड़ फाड़ हुआ है तो दर्द तो होगा ही ना। तो दर्द से बचने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ ट्रैंकुलाइजर, दर्द निवारक के रूप में, ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब भी वही होता है, दर्द निवारक ही है, ठीक है। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग इस्तेमाल है। स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, और बॉडी फंक्शन को भी स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। स्लो डाउन मतलब कह सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा मदहोशी ला देता है, थोड़ा सा मदहोशी ला देता है, थोड़ा सा बेहोशी जैसा छा जाएगा, ठीक है। तो बॉडी के फंक्शन को भी स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स भी जो है एक टाइप का ड्रग्स होता है, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स भी एक टाइप ऑफ ड्रग्स होता है, जिसके अंदर जो है और बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, जो कि ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिस सटाइवा नाम के प्लांट से, जो कि कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कैनाबिस सटाइवा नाम के प्लांट से, ठीक है। तो अगर इसके एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर से, लीव से और रेजिन से। रेजिन्स क्या होते हैं, कुछ फाइबरस स्ट्रक्चर होते हैं इनके प्लांट में, उससे जो है ऑब्टेन किया जा सकता है। तो फ्लावर से ऑब्टेन किया जाता है, लीव से ऑब्टेन किया जाता है, और रेजिन से जो है ऑब्टेन किया जाता है ऑफ कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा प्लांट होता है, इसका बॉटेनिकल नेम ही है कैनाबिस सटाइवा, और यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। इसकी वजह से इन केमिकल्स को बोला जाता है कैनाबिनॉइड्स। क्या बोलते हैं, कैनाबिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ से कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो मैरिजुआना होता है, ठीक है, मैरिजुआना ना पढ़िएगा, मैरिजुआना पढ़ते हैं इसको, ठीक है। मैरिजुआना, हशीश होता है, चरस होता है, और गांजा होता है। गांजा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। अब पता नहीं और किसी का नाम सुना है कि नहीं, लेकिन और ये गांजा का नाम तो सुना ही रहेगा आप लोगों ने, मैरिजुआना का भी सुना रहेगा आप लोगों ने, ठीक है। मतलब मूवीज वगैरह में सुना ही रहेगा, आप इतने बड़े तो हैं कि सुने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके रिसेप्टर की बात करते हैं, कहाँ पर होता है, तो इसके रिसेप्टर भी कहाँ पर है, ब्रेन में ही है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं ब्रेन में इसके रिसेप्टर्स होते हैं। आपको ब्रेन ही याद रखना है भाई, ठीक है। आप यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग में मत लाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, तो आपको बताना है ब्रेन में होते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मत बोलिए, क्योंकि एनसीईआरटी है भाई, वो कहे कि मैंने तुमको ब्रेन बताया था तो तुम ब्रेन बताओ, मुझे सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझाने की कोशिश मत करो, तो आप ब्रेन बताना बस भाई, ठीक है। तो इसके पहले जो क्या था, मॉर्फिन या फिर हेरोइन था, मॉर्फिन या फिर हेरोइन था, तो उसका क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट था, लेकिन इसको आपको ब्रेन ही बताना है। अब इसका रूट की बात करते हैं, कैसे लिया जाता है। वहां पर इसके पीछे हम लोगों ने देखा था, स्नॉटिंग करता था और इंजेक्शन लेता था, स्नॉटिंग करता था और इंजेक्शन लेता था, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, स्मोक करता है या फिर इनहेलेशन। स्मोकिंग और इनहेलेशन एक सेम चीज है। स्मोकिंग मतलब जैसे सिगरेट पीते हैं ना लोग, ठीक है, वैसे इसको स्मोक भी किया जाता है, ठीक है। और एंड ओरल इंजेक्शन, ओरल इंजेक्शन मतलब ऐसा गोली बना करके खाया भी जाता है इसको, ठीक है, गोली बना करके
खाया भी जाता है, ठीक है। तो इसका जो है कह सकते हैं रूट कहाँ कहाँ पर है, स्मोकिंग से है और इंजेक्शन से है, निगलने पे है, ठीक है। अब इसके एक्शन की बात करते हैं तो ये साइकोडेलिक होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था साइकोट्रॉपिक। साइकोट्रॉपिक में नॉर्मली क्या होता था, मूड अल्टर कर देता था, मतलब जो भी मूड है आपका वो मूड बदल देगा, ठीक है। हाईली एक्टिव कर सकता है, अलर्टनेस ला सकता है, ठीक है। सेडेटिव भी होता है, सेडेटिव भी मतलब बेहोशी भी छा जाएगा, लेकिन इसमें बेहोशी ही छाता ही है, इसमें बेहोशी ही छाता ही है। साइकोडेलिक होता है या फिर हेलुसिनोजेनिक होता है। कैसा होता है, हेलुसिनोजेनिक होता है। इसमें क्या करेगा, हेलुसिनेशन ला देगा, मतलब इसको जो है इनटेक करने से लोगों को जो है ऐसा होता है कि उनको हेलुसिनेशन आने लगता है, मतलब जो नहीं हो रहा है वो भी दिखने लगेगा, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। एक कचार दिखने लगा, गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी चलती हुई दिख रही है, लिफ्ट चल नहीं रही, लिफ्ट चलती हुई लगेगी, खड़े हैं तो लग रहा चल रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा महसूस होने लगेगा, भगवान दिखने लगेंगे, कुछ भी होने लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। ऐसा मतलब कुछ भी दिखने लगेंगे लोगों को, ठीक है। और क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर भी प्रभाव डालता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट के ऊपर भी प्रभाव डालता है और जिससे जो है ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग्स देखते हैं हम लोग, कोका एल्कलॉइड या फिर इनको बोलते हैं कोकेन, कोका एल्कलॉइड या फिर इनको बोलते हैं कोकेन, ठीक है। कोकेन नाम, कोकेन भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, फ्रॉम द लीव्स ऑफ इरिथ्रोजाइलम कोका, फ्रॉम द लीव्स ऑफ इरिथ्रोजाइलम कोका से जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है। और इसके प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, कोक या फिर इसी को क्रैक बोलते हैं या फिर कोकेन बोल देते हैं। देखो कोक और कोकेन दोनों अलग अलग हैं, कोक और कोकेन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन कोक और क्रैक आर द सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके रिसेप्टर कहाँ पर है, देखो इसके रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, इसके रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये एनसीईआरटी है भाई, ठीक है। क्या है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन एकदम से मैंने यहाँ पर सब चिपकाया हुआ है भाई, ठीक है। बस आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं अरेंज मैनर में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर अरेंज मैनर में लगा हुआ है। अब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो पैराग्राफ पढ़ते रहो, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ते रहो, तो वहां से जो है बहुत डाउट होता है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिस्ट वाइज टॉपिक वाइज बना करके रखा हुआ है जिससे आप लोगों को पढ़ने में, समझने में, याद रखने में आसानी रहे, ठीक है। रूट की बात करते हैं तो ये भी स्नॉटिंग से ही लिया जाता है, मतलब नाक से खींचा जाता है, ऐसा नाक से खींचा जाता है, ठीक है, ऐसा नाक से खींचते हैं लोग, ठीक। अब एक्शन की बात करते हैं तो ये साइकोट्रोपिक होता है, मतलब ये भी क्या करता है, अलर्टनेस लाता है, मूड अल्टरिंग ड्रग्स होता है ये, ठीक है। यूफोर्बिया कॉज करता है, मतलब यूफोर्बिया मतलब होता है एकदम ऐसा इंस्टेंटली आपको मस्त लगने लगे, एकदम मजा आने लगेगा, ठीक है। यूफोरिया मतलब होता है कह सकते हो ड्रग्स लेने के बाद खुशी आना, ठीक है, अच्छा लगना तुमको, इसको बोलते हैं ड्रग्स ले लो भाई एकदम मस्त मजे में एकदम चिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूफोर्बिया, ठीक है। एक्सेसिव हैप्पीनेस, एकदम मजे में आप, ऐसा लगेगा कि भाई आप राजा आदमी हो, ठीक है, एकदम मजे आने लगे। एनर्जी जो है इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, आपसे ज्यादा कोई समझदारी नहीं, एकदम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हो आप, ठीक है। और क्या कर रहा है, एक्सेसिव डोजेज ऑफ द कोकेन कॉजेज द हेलुसिनेशन, अगर बहुत ज्यादा ले लिया है तो हेलुसिनेशन भी कॉज करेगा, मतलब आपको लगेगा अरे चीजें पृथ्वी पलट जाएगी, आज ये हो जाएगा, चांद गिर जाएगा, कुछ भी लगने लगेगा आपको, ठीक है। तो हेलुसिनेशन होने लगेगा, ठीक है, ज्यादा ले लेंगे तब, ठीक। और कुछ नोट पॉइंट बताना चाह रहा है हमको, कुछ नोट पॉइंट बता रहा है, क्या नोट पॉइंट बता रहा है, कह रहा है कि अदर वेल नोन प्लांट्स, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है जहां से जो है कुछ केमिकल ड्रग्स ऑब्टेन किए जाते हैं जिनका नेचर होता है हेलुसिनोजेनिक, ठीक है, वो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है, ठीक है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा, ये सब के प्लांट के अंदर से भी कुछ केमिकल्स ऑब्टेन करे जाते हैं जिनका कह सकते हैं जिनको भी जो है, जिनको जो है एज अ ड्रग्स इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर किया जाता भी है, ठीक है, जिनका जो है मतलब कह सकते हैं इफेक्ट कैसा है, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली इनका इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड इन द रिलीजियस सेरेमनी एंड रिचुअल्स, जैसे धतूरा का इस्तेमाल शंकर भगवान की पूजा करने के लिए किया जाता है ना, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कल्चर्स में जो है अलग अलग रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अलग अलग सेरेमनीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और भी केमिकल्स हैं भाई जिनका जो है मतलब हमारी बॉडी पे गलत प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे पहला ड्रग्स आता है हमारा, पहला केमिकल आता है एम्फीटामीन, ठीक है, पहला केमिकल क्या है, एम्फीटामीन है, जो क्या काम करता है, एज अ स्टिमुलेंट काम करता है या फिर एंटी स्लीपिंग ड्रग्स के रूप में काम करता है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरमैन ड्रग्स, क्या बोलते हैं, सुपरमैन ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है नॉर्मली जो है जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं या फिर मतलब जो मेडिकल्स वगैरह आईआईटी वगैरह पढ़ाई करते हैं
वो लोगों को रात रात भर बैठ के पढ़ना होता है, ठीक है। तो वो उसके लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग जो है एम्फेटामिन का इस्तेमाल करते हैं, उसको इंजेक्शन लेंगे, टैबलेट ले लेंगे ताकि उनको नींद ना आए, रात रात भर पढ़ सके, ठीक है। मतलब कह सकते हैं एनर्जी बढ़ा देता है, अलर्टनेस बढ़ा देता है, स्टिमुलेंट टाइप का ड्रग होता है, ठीक है, एनर्जी बढ़ा देता है और एंटी स्लीपिंग होता है, मतलब नींद नहीं आएगा, तो जिससे जो है ज़्यादा देर तक काम कर पाएंगे। तो इसी वजह से इसको सुपरमैन ड्रग्स भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजोडाइएजेपिन है, ठीक है। बेंजोडाइएजेपिन है जिसका इस्तेमाल ट्रैंक्विलाइजर्स के रूप में किया जाता है या फिर सेडेटिव के रूप में, मतलब दर्द निवारक के रूप में किया जाता है या फिर बेहोशी छाने के लिए किया जाता है। सेडेटिव मतलब होता है बेहोशी लाना, ठीक है, मतलब ऐसा बेहोशी लाना ही बोलते हैं सेडेटिव, ठीक है। बार्बिट्यूरेट होता है, बार्बिट्यूरेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी सेडेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैफीन। कैफीन जो होता है ये जो है एक प्रकार का एल्कलॉइड केमिकल होता है, एल्कलॉइड केमिकल होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कॉफी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। और कॉफी प्लांट का नाम क्या है? कैफिया अरेबिका। क्या नाम होता है? कैफिया अरेबिका से जो है, कैफिया अरेबिका के सीड से जो है कुछ एल्कलॉइड्स ऑब्टेन किए जाते हैं। एल्कलॉइड मतलब अल्कलाइन नेचर का केमिकल भाई, और कुछ जादू वाली चीज नहीं, अल्कलाइन नेचर का केमिकल जिसको हम लोग बोलते हैं कैफीन, और जिसको हम लोग जब कॉफी पीते हैं तो उसमें से कैफीन हमको मिलता है, जिससे हमको कह सकते हैं स्टिमुलेंट टाइप का काम करता है, हमको नींद नहीं आता है, अलर्टनेस आ जाता है, ऐसा ये काम करता है, ठीक है। आगे देखें, अगर हम लोग आगे देखते हैं, ये तो पीछे हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया हम लोगों ने? पीछे हम लोगों ने देखा ड्रग्स के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं स्मोकिंग के बारे में, ठीक है। स्मोकिंग के बारे में भी देख लेते हैं। पीछे ड्रग्स को भी स्मोक किया जाता था, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग का सेक्शन दिया है आपकी एनसीईआरटी में, तो हम लोग स्मोकिंग के सेक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। स्मोकिंग में क्या कह रहा है कि टोबैको को जो है नॉर्मली लोग स्मोक करते हैं, जिसमें से हमको मिलता है क्या? निकोटीन। क्या मिलता है? निकोटीन मिलता है। और जो कि कहाँ पर जाकर के प्रभाव डालता है? एड्रिनल मेडुला। हमारा ग्लैंड होता है ना, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स होती है किडनी के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। उसका एक पार्ट होता है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला से जो है वहां से निकालता है एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, इन्हीं को ही कलेक्टिवली हम लोग कह सकते हैं एड्रेनालिन। क्या निकालता है? एड्रेनालिन निकालता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से ये सब हार्मोन क्या होते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं और अलर्टनेस को भी बढ़ा देंगे। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा तो सेल्स को ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा, तो ज़्यादा एनर्जी बनाएंगे, तो ऐसा जो है आपको ज़्यादा एनर्जी महसूस होगा, ऐसा होता होगा, पता नहीं, ठीक है। टोबैको स्मोक करने से निकोटीन मिलता है, निकोटीन की वजह से क्या होता है? एड्रेनालिन जो है रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से, जिससे क्या होता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अलर्टनेस भी बढ़ जाता है। ये तो है, होता है इंस्टेंट इफेक्ट। जब कोई स्मोक करता होगा तब जो है उस टाइम पर उसको ये इफेक्ट महसूस होता है। लेकिन अगर इसके क्रॉनिक इफेक्ट की बात करते हैं, मतलब अगर कोई पर्सन है जो लॉन्ग टर्म में स्मोक करता है, ज़्यादा समय तक स्मोक करने वाला है, मतलब ज़्यादा समय तक बोले तो 4-5 साल से स्मोक कर रहा है, 10 साल से स्मोक कर रहा है, और वो एक टाइप का कह सकते हैं चेन स्मोकर, एक दिन में 10-10 सिगरेट पी ले रहा है, ठीक है। तो उस केस में बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्रॉनिक इफेक्ट, लंबे समय में इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो दुष्प्रभाव सबसे पहला होता है ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाई होती हैं उसमें क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो खराब हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉनिक कफ आता है, बहुत खांसी आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा खांसी आएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि सांस लेने में भी दिक्कत होगा। और क्या कह रहा है? इम्फाइसीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्फाइसीमा हो जाता है। इम्फाइसीमा के बारे में हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो हमारी एल्विलाई होती है, नॉर्मल एल्विलाई है, ये हेल्दी एल्विलाई है, ठीक है, हेल्दी एल्विलाई है। लेकिन इम्फाइसीमा में क्या हो जाता है? जो हमारी एल्विलाई होती है ना, एल्विलाई की वॉल्स में जो है, एल्विलाई की वॉल्स ऐसे डैमेज हो जाती हैं, एल्विलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है? एल्विलाई का सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया बहुत गिर जाता है, ठीक है, एल्विलाई का सरफेस एरिया बहुत गिर जाता है, जिसकी वजह से जो है हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, और हमारे बॉडी में जो है कह सकते हैं ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ब्रीथलेसनेस होता है इम्फाइसीमा की वजह से। ओरल कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर हो सकता है,
लंग कैंसर हो सकता है, और इसके साथ में कह रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट की जो आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो ये सब होता है स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग के सब साइड इफेक्ट हैं या फिर नेगेटिव इफेक्ट हैं, ठीक है। पॉजिटिव वॉजिटिव कुछ होता ही नहीं है इसमें, सब नेगेटिव इफेक्ट ही होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्मोकिंग, ठीक है। क्या हो गया? स्मोकिंग हो गया, ठीक है। और एक नोट पॉइंट बता रहा है स्मोकिंग से लेकर के ही, तो देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं, स्मोकिंग अगर आप करते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर या फिर हमारे ब्लड के अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन होता है जो, ये क्या होता है, ये कह सकते हैं अट्रैक्ट मोर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ब्लड के अंदर, जो हमारी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इट टेंड्स टू बाइंड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड देन द ऑक्सीजन। मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करना ज़्यादा प्रीफर करता है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो अगर कोई स्मोक कर रहा है तो ये जो स्मोक होता है ना, जो धुआं होता है, सिगरेट के धुएं में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अब वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही जो है लोड होता जाएगा बार बार हीमोग्लोबिन में। अब ऑक्सीजन लोड नहीं हो रहा है, बार बार कार्बन मोनोऑक्साइड लोड हो रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो वही बता रहा है कि स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करना ज्यादा पसंद करता है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अब इग्नोर कर रहा है, ऑक्सीजन को बाहर है, भाई तू तू रहने दे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया मुझे, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। मतलब हमारे ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई कौन कौन सी चीजें, दूसरा एक नोट पॉइंट बता रहा है कि मॉर्फिन हो गया, कोकेन हो गया, कोडीन हो गया, निकोटीन हो गया, ये सब जो होते हैं एल्कलाइड नेचर के केमिकल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन से केमिकल एल्कलाइड नेचर के होते हैं, कौन से ड्रग्स एल्कलाइड नेचर के होते हैं। तो मॉर्फिन, कोकेन, कोडीन, निकोटीन, ये सब क्या होते हैं, एल्कलाइड नेचर के होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, नीट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नीट का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन से केमिकल्स जो होते हैं एल्कलाइड नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देना, इसी वजह से नोट पॉइंट करके बताया है, ठीक है। यहाँ पर नोट में 2 पॉइंट है। एक तो है कह रहा कि स्मोक करने से कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है, कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और दूसरा नोट पॉइंट ये है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एल्कलाइड नेचर के होते हैं। कौन कौन से हैं? मॉर्फिन, कोकेन, कोडीन एंड निकोटीन, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का इफेक्ट या फिर अल्कोहल का इफेक्ट, ठीक है। इनका जो है कह सकते हैं इफेक्ट या फिर अफेक्ट, इनके अब्यूज का अफेक्ट क्या हो सकता है। तो देखिए, लंबे समय तक अगर आप ड्रग्स का अब्यूज कर रहे हैं या फिर अल्कोहल का अब्यूज कर रहे हैं तो उससे क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव आपकी बॉडी पर क्या पड़ सकता है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है पता है? ये इंस्टेंट इफेक्ट है। जैसे दारू पिया तो अभी आपको क्या महसूस हो रहा है, वो होता है इंस्टेंट, प्राइमरी इफेक्ट होता है। सिगरेट पिया, कोकेन लिया, कौन सा भी ड्रग्स, कौन सा भी नशा आपने किया, तो इंस्टेंट क्या इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी इफेक्ट। और लंबे समय में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, या फिर इसको आप बोल सकते हैं क्रॉनिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। और प्राइमरी इफेक्ट को क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंट को बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको जो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्राइमरी इफेक्ट में, क्या कह रहा है, जब आप तुरंत लेते हैं, जब ड्रग्स, आप कोई भी नशा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, लॉस कोऑर्डिनेशन इन स्पीच। आप बोलने में भी लड़खड़ाने लगेंगे, अब अब्बा जब्बा करके कुछ भी बोलने लगेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, मतलब कह सकते हैं मसल्स जो होते हैं आपके टंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो जो है कोऑर्डिनेशन जो है खराब हो जाता है आपका बोलने का, बॉडी का बैलेंस खराब हो जाएगा, आप सही से चल नहीं पाएंगे, जजमेंट, आप फैसला नहीं ले पाएंगे। ऐसा फ्लो में आपने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, कुछ भी कर दिया, आज मैं जो है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं कौन सा जजमेंट आप ले रहे हैं, ठीक है। रेकलेस बिहेवियर हो जाएगा, मतलब एकदम गैर जिम्मेदाराना हरकत हो जाएगा, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं, मतलब
कोई सही से जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करे, किसी के साथ कुछ भी बिहेव कर दे रहे हैं, ठीक है, रेकलेस बिहेवियर हो जाता है। वेंडलिज्म, वेंडलिज्म मतलब कह सकते हैं कि एकदम आक्रामक हो जाता है आदमी, ठीक है, जैसे होता नहीं आप लोगों ने आप सुनते होंगे कि आस पड़ोस में या फिर कहीं पर जो है वो दारू पी कर आता है, अपने घर पे बच्चों बीवी बच्चों को मारता है, यही होता है वेंडलिज्म, मतलब जो है एकदम से एकदम आक्रामक हो जाते हैं, ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, सही गलत का कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, एकदम बेहोश हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वेंडलिज्म, और वायलेंस पे उतर जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं, ठीक है। ये होता है प्राइमरी इफेक्ट जब आप ले रहे हैं तब, ठीक है। अब सेकेंडरी इफेक्ट की बात करते हैं, मान लो ऐसे आप ले रहे थे लंबे समय में, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशंस, आपको रिश्ते उस्तों में कोई मजा नहीं आ रहा, आपके मम्मी पापा बीवी बच्चे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप अपने में ही खुश हैं। हॉबीज आपकी खत्म हो जाएंगी, पता लगा पहले आप सुबह जाते थे साइकिलिंग करने घूमने, अब जो है रात को देर रात तक दारू पी करके सो रहे हैं, सुबह 10 बजे 12 बजे सो के उठ रहे हैं, आपको कोई जो है आपकी हॉबीज ही नहीं रह गई, ठीक है। चेंज इन द स्लीप साइकिल, क्या हो गया, आपका स्लीप साइकिल ही खराब हो गया, 12 1 बजे रात तक पार्टी कर रहे हैं, ना तो सोने का ख्याल है ना उठने का ख्याल है, ईटिंग हैबिट आपकी खराब हो जाएगी, खाना पीना पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, फ्लक्चुएशन इन द वेट और एपेटाइट, क्या होगा, आपका वजन भी खराब होने लगेगा, या तो वजन बढ़ जाएगा या तो वजन कम हो जाएगा, ठीक है, तो और आपकी भूख भी खराब हो जाएगी, कभी भूख लगेगी कभी भूख नहीं लगेगी, ये सब क्या हो जाता है, ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और भी कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इधर देखें, जब आप ड्रग्स तुरंत लेते हैं तो तुरंत आपको क्या महसूस होगा, यूफोरिया महसूस होता है, एंड अ टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, आपको तुरंत तो मजा आएगा, एकदम ऐसा एकदम राजा राजा महसूस होगा, ठीक है, हाँ, कुछ समय के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। और लेकिन क्या करा यहाँ पर, बाद में क्या होगा, लंबे समय में अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, और मान लीजिए किसी वजह से आपके पास पैसा नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह, अब ये सब तो फ्री में मिलता नहीं है भाई, पैसा लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके चाचा का लड़का है उसके पास बहुत पैसा है आपको दे रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, आपको खरीद के ही यूज करना होगा। नशे की लत तो जो है आप मान लो कहीं आप दोस्तों यारों के साथ कहीं किसी के साथ बैठ कर सीख गए, लेकिन अगर आपको जो है लत लग गई है तब तो भाई आपको अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, दूसरा कोई आदमी रोज रोज तो बैठा के आपको पिला नहीं रहा है, ठीक है, या फिर नशे करा नहीं रहा, तो उस चक्कर में मान लीजिए आपका जो है आदत पड़ा हुआ और आपको मिल नहीं रहा, 2 4 10 दिन हो गए मिल नहीं रहा, तो उस समय क्या होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, आपको चक्कर आने लगेगा, पसीना छूटने लगेगा, मतलब कुछ भी अजीब होने लगेगा, इसको बोलते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। अनप्लीजेंट मतलब बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम आता है अगर रेगुलर डोज जो है किसी भी वजह से अगर एब्रप्ट हो रही, मतलब डिसकंटिन्यू हो रही है, फिर उसमें रुकावट आ रही है, तो उसकी वजह से आपको विथड्रॉल सिंड्रोम्स आएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्राइमरी इफेक्ट की बात करते हैं पहले। एक्सेसिव डोजेज अगर आप लेते हैं, एक्सेसिव डोजेज अगर तुरंत इंस्टेंट ले रहे हैं, ज्यादा डोज ले रहे हैं, तो कोमा में भी जा सकते हैं और आपकी मौत भी हो सकती है, ये प्राइमरी इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, ज्यादा लिया है तब। क्या क्यों ऐसा होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, आप बताइए, यहाँ पर जो है बैलेंस ही तो बिगड़ रहा था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है सही से नहीं हो पा रहा था ना मसल्स के बीच में और ब्रेन के बीच में। अब मान लीजिए सांस लेते हैं, डायफ्राम जो है रिलैक्स होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लंग्स की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो तभी सांस ले पाते हैं। अब आपने इतना नशा कर लिया है कि जो है आपका ब्रेन जो है इन सबको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, वो खुद ही नहीं समझ पा रहा मैं क्या करूं, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और आपकी मौत हो सकती है। और क्या कह रहा है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, या फिर जिसको ब्रेन हेमरेज भी बोलते हैं, ब्रेन की नस फट सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से भी आपकी मौत हो सकती है, या फिर आप कोमा में जा सकते हैं। और क्या कह रहा है यहाँ पर सेकेंडरी में क्या कह रहा है, एंजाइटी होगा लंबे समय तक, अगर आपको लंबे समय तक आप नशे में रहने वाले हैं तो आपको एंजाइटी होने लगेगा, मतलब आपको कह सकते हैं आप परेशान होने लगेंगे, आपको टेंशन होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगा, सेकीनेस आएगा, मतलब आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, नोजिया होगा, चक्कर आएगा आपको, और स्वेटिंग आएगा, पसीना वसीना आने लगेगा। आर द विथड्रॉल सिंड्रोम, ये सब सिम्टम्स होते हैं, विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको जो है लंबे समय के बाद मिल नहीं रहा है, ठीक है, आप बहुत पुराने समय से नशा करते थे, बीच में जो है इंटरप्शन हो गया, तो आपको क्या होगा, ये सब जो है सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे। एंजाइटी होगा, मतलब घबराहट होने लगेगी, सेकीनेस आएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, नोजिया होगा, चक्कर आएगा, उल्टी आएगी आपको, ठीक है, स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, ठीक है, ये सब क्या होता है, कुछ विथड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है, कुछ विथड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं जिससे जो है
आप तभी बच सकते हैं भाई जब आप ये सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। ये सब चीज़ों से दूर रहे, ये सब चीज़ कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना है भाई कि प्राइमरी इफेक्ट तो आपको अच्छा लग सकता है, मज़ा आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बुरा प्रभाव होता है। इस वजह से आप इससे बिल्कुल सावधान रहें। अब क्या कह रहा है, क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। देखो हम लोगों ने क्रॉनिक इफेक्ट या सेकेंडरी इफेक्ट पीछे भी देखा था, लेकिन और कुछ जो है क्रॉनिक इफेक्ट, स्पेशल क्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बता रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, डैमेज ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड लीवर। अब नर्वस सिस्टम ही एकदम से डैमेज हो जाएगा लंबे समय में, जिसकी वजह से आपको बुरा जो है कह सकते हैं, आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी के ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। क्या हो रहा है, कह रहा है लीवर अगर खराब हुआ तो सिरोसिस हो जाएगा। हमने आपको हेपेटाइटिस जब पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था, लीवर खराब होता है तो लीवर एकदम से डैमेज हो चुका है, एकदम से खत्म हो चुका है, उस स्टेज को बोलते हैं सिरोसिस, ठीक है। सिरोसिस बोलेंगे। तो सिरोसिस किस में होगा, जो अल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक करता होगा, ठीक है, जो ज़्यादा अल्कोहलिक पर्सन होगा, एकदम जो है ज़्यादा ड्रिंक करता होगा, उसके केस में जो है ऐसा हो सकता है कि उसका लीवर एकदम से ही खराब हो जाए, ठीक है। और क्या क्रॉनिक इफेक्ट बता रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर वो जो है लंबे समय तक ड्रग्स या फिर अल्कोहल का अब्यूज कर रही होगी, तो उसके बच्चे के ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ऑन द फीटस, उसके बच्चे के ऊपर जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी जो है ये ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ड्रग्स इस्तेमाल करने की वजह से उनके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी करेगा तो ऑब्वियस बात है एग्रेसिवनेस तो आएगा ही, ठीक है, एग्रेसिवनेस, गुस्सापन आने लगेगा। और इंस्टेंट क्या करता है, इंक्रीज द एथलेटिक परफॉर्मेंस। जब ड्रग्स वो लेते हैं ना, तो जब मतलब उनका कोई भी परफॉर्मेंस होने वाला होता है, कोई भी चीज़ खेलने जा रहे हैं या कोई भी चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उसके पहले अगर ड्रग्स लेंगे तो उनका परफॉर्मेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का इफेक्ट होता है स्पोर्ट पर्सन के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं फीमेल, पर्टिकुलर फीमेल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए फीमेल कोई है जो ड्रग्स अब्यूज करती है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उसका ही देख लेते हैं पहले हम लोग। देखिए क्या क्या है, अगर फीमेल ड्रग अब्यूज करती है तो मैस्कुलिनाइजेशन होता है, मतलब उसके अंदर जो है मेलनेस आने लगेगा, मतलब उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, मेल बिहेवियर होने लगेगा, ठीक है, मेल जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है, मेल जैसा आदत हो जाएगा, ज़्यादा एग्रेसिवनेस हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ जाएगा, आक्रामक ज़्यादा हो जाएगी। मूड स्विंग्स आएंगे, मतलब अभी ये सोच रही है, कभी वो सोचे, अभी खुश है, अभी गुस्सा है, ऐसा इंस्टेंट होने लगेगा, ठीक है। डिप्रेशन हो जाएगा, एकदम दबाव में, प्रेशर में जीने लगेगी, ठीक है, टेंशन होगा, डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजी पूरा इंपेयर हो चुकी है, ठीक है, डिसबैलेंस हो चुका है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा, 2-2 महीने 3-3 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी जो है प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, तो मेलनेस का ये भी एक कैरेक्टर कह सकते हैं कि फेस वगैरह पे, बॉडी वगैरह पे बहुत बाल आ जाएंगे इनके, ठीक है, अगर ये ज्यादा ड्रग्स करते हैं तो। और क्या करा, इनलार्जमेंट ऑफ द क्लाइटोरिस, फीमेल का जो क्लाइटोरिस होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे मैंने बताया था कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं। तो फीमेल का जो है क्लाइटोरिस क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। डिपेनिंग ऑफ वॉइस, आवाज क्या हो जाती है, गहरी हो जाती है, मोटी हो जाती है आवाज, ठीक है, मर्दाना आवाज हो जाएगी उनकी, ठीक। ये तो होता है फीमेल के अंदर इफेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं मेल के अंदर, अगर मेल जो है ज्यादा जो है ड्रग अब्यूज कर रहा है तो एक्नी निकलने लगेंगे, ठीक है, जो कील मुहासे होते हैं शरीर पे दाने दाने निकलने लगेंगे, एग्रेसिवनेस और बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स इनके अंदर भी होने लगता है, डिप्रेशन में ये भी रहने लगते हैं, रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टेस्टिकल, जो मेल का टेस्टीज होता है ना, जो टेस्टीज होता है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, उसका साइज कम हो जाएगा, छोटा होने लगेगा, जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन भी क्या होता है, स्पर्म के प्रोडक्शन के ऊपर भी जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कम, ऑब्वियस बात है, टेस्टीज ही छोटा हो गया तो स्पर्म का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, किडनी और लीवर का फंक्शन भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा भाई, वो सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या कर रहा है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ये क्या हो जाएगा, फीमेल का बिहेवियर आ जाएगा इसके मेल के अंदर, कि मेल के क्या हो जाएंगे, ब्रेस्ट बड़े होने लगेंगे, ठीक है, मतलब चेस्ट जो है ब्रेस्ट में डेवलप होने लगेगा, ठीक है। बालनेस, बाल झड़ने लगेगा। और क्या कर रहा है, इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड,
जो मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटल कह सकते हैं पेनिस के अंदर जो है जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे प्रोस्टेटिक कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। अब ये सब चीजें तो हम लोगों ने देख लिया, ड्रग एंड अब्यूज देख लिया, ठीक है, ड्रग एंड अल्कोहल का अब्यूज देख लिया। अब इससे बच कैसे सकते हैं भाई, ठीक है। तो बचने का सिंपल सा तरीका है, कोई दवा नहीं आती है भाई इसकी, ठीक है, कोई दवा नहीं आती है, बस आप मेरी बात को जो है आप एडवाइस के रूप में मान करके आप बच सकते हैं, बस इतनी सी बात है, बस, ठीक है। आप मेरी बात माने, अपने किसी दोस्त की बात माने, आप मम्मी पापा की बात माने, आप डॉक्टर की बात माने, किसी भी समझदार आदमी की बात माने और आप इन सब चीजों से दूर रहें, यही हो सकता है इसका बचाव, अदरवाइज इसका कोई बचाव नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर जो है समझदारी का खेल है बस, और कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जिससे आप बच जाएंगे, ठीक है। तो प्रिवेंशन यहाँ पर क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं, तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, मतलब जो है वही चीज है, यहाँ पर आपका जो है कोई दोस्त है जो कि ड्रग्स वगैरह करता है, दारू पीता है, आपसे मिला, कहा भाई आज चलोगे, बैठोगे, ठीक है, आज चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, आज ये करते हैं वो करते हैं, हाँ क्या तुम नहीं करोगे यार, तुम तो नहीं करते हो, तुम ऐसे हो, बहुत तुम कमजोर है, तुम बेवकूफ़ हो यार, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम मर्द नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, हाँ जिंदगी जिया ही नहीं तुमने, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको इन सब बातों के ऊपर नहीं आना है, ठीक है। आपको बिल्कुल सिंपल इग्नोर करना है, भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ठीक है, तुमको ही जो है बड़ा आदमी बनना है, तुम बहुत समझदार हो गए, तुम ही करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बस इतना आपके अंदर रहना है, ठीक है। एजुकेशन और काउंसलिंग, अगर मान लो कोई ऐसा करता है तो भाई उसको समझाया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको बताया जाए कि बेटा ये गलत चीज़ है, इससे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझा करके ही जो है ठीक करी जा सकती है। नेक्स्ट है सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स, मान लीजिए जो आपके जान, पीयर्स मतलब यहाँ पर है जो आपके जान पहचान के हैं, ठीक है, दोस्त यार भाई छोटा बड़ा, ठीक है, बहन, कोई भी हो सकता है, उसको बोलते हैं पीयर्स। तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, इंडियन पेरेंट्स से तो नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप बोलोगे पापा मैं जो है आजकल यार सिगरेट पीने लगा हूँ, तो पापा आपको समझाएंगे नहीं, पहले जूता निकालेंगे, ठीक है, या बेल्ट जो जैसे पसंद करता होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कूटेंगे, समझाएंगे तो उसके बाद भी नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद चले जाएंगे अपना, ठीक है, चले जाएंगे वो अपना बाहर घूमने, फिर तुम समझ जाना उतने में ही कि भाई ये गलत चीज़ थी, ठीक। तो आप अपने पेरेंट्स से जो है कह सकते हैं, मतलब कहने वाली बात है लेकिन समझाएंगे तो नहीं वो, ठीक है। या फिर पीयर्स जो होते हैं, ठीक है, पीयर्स की बात मतलब यहाँ पर जो आपके सगे संबंधी उनसे मदद ले सकते हैं, भाई हमको ऐसा आदत लग गया है यार, कैसे करे, परेशान है, ठीक है, तो उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और क्या करा है, लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, मान लीजिए ऐसा किसी को हो रहा होगा, तो जितना मैंने यहाँ पर सिम्टम वगैरह बताया उन सब सिम्टम्स को ध्यान देना है कि भाई कहीं उसको ऐसी सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, ठीक है, अगर ऐसा सिम्टम्स आ रहा है तो उसको भाई तुरंत वहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब इसके आगे लौट पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, फिर जो है आपका शरीर आपको जवाब दे देगा भाई कि अब तो तुम करो जो भी करना, अब तो खत्म होने वाला है, ठीक। तो वहाँ पर आपको डेंजर साइन के ऊपर भी देखना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, प्रोफेशनल मतलब जो इन सब चीज़ों के ऊपर जानकारी रखता हो, जिसको सिम्टम्स के बारे में पता हो, जिसको कैसे डील करना है उसको पता हो, तो उससे जो है आप मदद मांग सकते हैं, कोई डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, इसको ही बोलते हैं सीकिंग हेल्प फ्रॉम मेडिकल या फिर प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं, जिससे जो है आप ऐसे अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज से बच सकते हैं, ठीक है, इनके प्रभाव से, दुष्प्रभाव से, या फिर इनके यूज से ही आप बच सकते हैं, ठीक है, इनको यूज करने से ही आप बच सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है हमारा अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज टॉपिक भी खत्म होता है, और यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर और ये पूरा टॉपिक। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें भाई, हम लोग पूरा जवाब देते हैं आपका, ठीक है। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।